राहुल गांधी में संभावना संभावना अगर है तो अगर जितना बोल रहे हैं उसका 50% भी अगर कर दें तो समझो कि एक दूसरी क्रांति हो जाएगी। दूसरी क्रांति हो जाएगी। जितना वो कह रहे हैं 50% भी लागू हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के सामने 3 चुनौतियाँ हैं। पहला चुनौती पार्टी के अंदर उनको वैचारिक युद्ध करना है। दूसरा चुनौती आरएसएस बीजेपी से लड़ना है। और तीसरी चुनौती कैसे SC ST OBC समाज को अपने तरफ मोबिलाइज करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं और मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल सर हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और न्याय यात्रा के 5 न्याय: नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, भागीदारी न्याय और श्रमिक न्याय। 66 दिन की ये यात्रा और 6713 किलोमीटर का सफर और 110 डिस्ट्रिक्ट तय करके 17 तारीख को मणिपुर से चल करके मुंबई ये यात्रा खत्म हो रही है। यात्रा में राहुल गांधी ने जो न्याय उठाए हैं उनमें एक भागीदारी न्याय, यानी काशीराम साहब और बसपा के शुरुआती के दौर और बहुजन नायक जितने हुए वो कहते थे जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज राहुल गांधी वो बात उठा रहे हैं। क्या कारण है? कांग्रेस सुधरी है या जो बहुजन महापुरुषों की वैचार की राजनीतिक दल थे वो बिगड़ गए? सर, कैसा देखते हो राहुल गांधी के 5 न्याय? सुधरने का मामला नहीं है, समझने का मामला है। समझने का मामला। ठीक है, देखिए राहुल गांधी जिस घर में पैदा हुए हैं, देश के बड़े फैमिली में पैदा हुए, तो जाति व्यवस्था का जो दंश होता है वो समझने में उनको काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि वो आसपास उनके साथ कभी न कोई भेदभाव हुआ होगा न कुछ हुआ होगा। जो है दादी प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, पापा प्राइम मिनिस्टर, तो उस फैमिली में पैदा हुए तो थोड़ा समझने में वक्त लगा होगा। और ये मैं समझता हूँ कि अभी गिनती करो उनका कैंपेन भी चल रहा है। मैं तो उनके समर्थन में मैंने कहा भी है कि गिनती होनी चाहिए, गिनती करो, कास्ट सेंसस करो। थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सम्राट अशोक ने धम्म लाया। धम्म जब लाया तो उसके पीछे हम लोग जब पढ़ते हैं, जब पढ़ाते हैं इतिहास, तो कहते हैं किसी को पढ़ने से पहले उसका इमीडिएट बैकग्राउंड पहले पढ़ो। तो सम्राट अशोक के घर में देखिए उनके जो चंद्रगुप्त थे वो जैन धर्म अपना लिए थे। उनके फादर जो है आजीवक धर्म अपनाए थे। उनके घर में जो है ग्रीक रानियां भी थी। तो घर का माहौल थोड़ा फ्रीयर था, थोड़ा फ्री था। तो उस तरीके से अगर देखेंगे तो राहुल गांधी का जो घर का माहौल है ना, वो कास्ट से उनको पता भी नहीं होगा शुरुआती दिनों में क्या होता है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेकुलर डेमोक्रेटिक कल्चर में पले बढ़े हैं। ठीक है ना, माँ इटली की हैं, फादर विदेश में पढ़े, सब दादी प्राइम मिनिस्टर, फादर सब लोग तो उस एटमॉस्फेयर में पढ़े हैं, पले बढ़े हैं। लेकिन जब होता है ना कि चुनाव बहुत कुछ सिखलाता है। आप जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो आप जितना किताब पढ़े उससे ज्यादा आप सीख के आएंगे। तो 2 बार चुनाव लड़े, तीसरा टर्म है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, या चौथा टर्म है। तो जब वो लोगों से मिल रहे हैं, जब देखिए कोई भी गांधी आए तो गोखले ने उनको क्या कहा कि पहले भारत की यात्रा करो। तो भारत की यात्रा उन्होंने की, तो भारत के मर्म को, उसके नब्ज को समझा। और मेरी तो ये समझ है कि कोई भी यात्रा अनपेड नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलता है। इवन अडवाणी जी की जो रथ यात्रा हुई उसका लाभ अब मिल रहा है। ठीक है, या अभी जगन मोहन रेड्डी हैं, वो भी यात्रा करके ही आए हैं। काशीराम साहब की साइकिल यात्रा लाभ मिला। बाबा साहब ने कालाराम और ठीक है, तो सारा वो लाभ मिलता है। तो ये जो यात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिलते जुलते भी हैं, हम भी मिले हैं 2 बार। तो अभी हाल फिलहाल, पहले भी 2-3 बार मुलाकात हुई है, लेकिन किसी दिन हम लोग बैठ के 1 आध घंटा बात कर रहे थे। तो अब उनके समझ में जो है ना बहुत परिपक्वता आई है। भारत के समाज के इसके नब्ज को वो बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि फ्रीयर माहौल है घर का और अब समझ बढ़ी है, तो वो राहुल गांधी के अंदर नेचुरल आ रहा है। आपने जो पहले शब्द कहा कि क्या कहा था आपने, मतलब जो जिस प्रकार से दिखावट है ना, तो वो समझ की बात है। वो तो वो नेचुरल आ रहा है, कोई बनावटी नहीं है कि हमको वोट लेना है और वोट देंगे। जाहिर है कि राहुल गांधी के सामने बहुत चुनौतियां हैं, और चुनौतियां ये है कि अगर वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको अपने पार्टी के अंदर युद्ध करना पड़ेगा। हाँ, ये बड़ी बात कही आपने, क्योंकि पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जिनका आधा परिवार इधर और आधा परिवार उधर है। नहीं, जो इधर है उनका मन भी उधर ही है। हाँ, उनका मन भी उधर ही है।
जो इधर हैं उसमें से बहुत लोग अगर एक्सरे करवाइएगा या नार्को टेस्ट करवाइएगा तो कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने पार्टी के अंदर वैचारिक युद्ध लड़ने का। ठीक है, जो बात कह रहे हैं आप उनके ट्विटर पे जाकर देखिए, है ना, उनके फेसबुक वॉल पे जाके देखिए, यूट्यूब पर जाके देखिए, कितने कांग्रेसी नेता उसको रीट्वीट करते हैं। खाली ये आप सर्वे कर लीजिए। रीट्वीट करते हैं। अब देखा ये भी गया कि जो उनके प्रवक्ता हैं वो टीवी पर बैठकर उन्हीं की बात नहीं दोहरा रहे हैं। नहीं दोहरा रहे हैं ना, ना बोलते हैं, ना भाषण में बोलते। इवन राहुल गांधी के सामने भी मंच पे जो रहते हैं लोग, नेता लोग कांग्रेस के, वो भी उस लाइन पे नहीं बोलते हैं। ज्यादातर नेता मैंने जहां तक देखा है, खड़गे साहब बोलते हैं, जाहिर है उनका तो एक नेचुरल बैकग्राउंड से आए हैं जी। तो जितने उसमें लोग हैं, ज्यादातर लोग राहुल गांधी के लाइन पे भाषण नहीं करते हैं, ना सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहे हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहीं मुझे दिख नहीं रहा है वो। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले राहुल गांधी को वैचारिक युद्ध अपने पार्टी के अंदर करना पड़ेगा। नंबर 1। जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी के घर का माहौल वैसा रहा, इसको थोड़ा सा ऐसे समझा जा सकता है कि जब लिबरल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जब जब बुद्ध घर में रहे तो राजा के लड़का थे, हाँ, जब बाहर निकले हाँ, तो वो फिर बुद्ध हो गए। हाँ, तो लिबरल, एक डेमोक्रेटिक, सेकुलर, जस्टिस का आइडिया, ये सब तो यूरोपियन आइडिया सब है। भारत का जो समाज रहा है, जो मेन समाज रहा है, वो तो इनजस्टिस पे आधारित रहा है। तो एक तरफ पार्टी के अंदर लड़ना है और दूसरे तरफ जो उनके ओपोनेंट है आरएसएस, बीजेपी, उससे भी उससे ज्यादा फोर्सफुली लड़ना है। तो ये टू वेज, दो तरफ लड़ाई लड़ना है, पार्टी के अंदर भी और आरएसएस बीजेपी से भी। मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी, मैंने पहले कहा कि जिस कटोरी चम्मच में खाए हैं, उनको ये सब बोलने की क्या जरूरत है। बहुत सारे सोशल जस्टिस के नेता हैं, अपने आप को अंबेडकर और लोहिया, पेरियार कह रहे हैं। दक्षिण का तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, तो खाली सबके स्टेटमेंट का एनालिसिस कर लीजिए, तो कोई ये बात नहीं बोल रहा होगा। खाली वो सब खाली नेता बनने के चक्कर में पागल है, हवा में है सब। हवा में है। तो कोई इतना नहीं बोल रहा होगा डेप्थ से जितना कि राहुल गांधी ये बात को बोल रहे हैं, हर सभा में बोल रहे हैं। जाति का जनगणना हो, भागीदारी का सवाल हो, नौकरी का हो, पेपर लीक का मामला हो, तमाम लोगों। अब तीसरी चुनौती, जो सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती है, जिसे मैं समझता हूँ कि क्या दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज, मैं नेता नहीं कह रहा, मैं समाज कैसे रेस्पॉन्ड करेगा। क्या यह समझने के लिए तैयार है, या सिर्फ उनको अपने जात का नेता चाहिए, उनको बच्चों के लिए स्कूल नहीं चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, भागीदारी नहीं चाहिए, सोशल जस्टिस नहीं चाहिए, बिजनेस नहीं चाहिए, ठेका नहीं चाहिए। ये तो समाज को रिस्पॉन्ड करना होगा ना। तो समाज कैसे रिस्पॉन्ड करता है, खास तौर से मैं कह रहा हूँ दलित, पिछड़ा और ट्राइब, कि अगर इस बात को समझेगा कि हमें अपने जात का, अपने समुदाय का सिर्फ नेता नहीं चाहिए, हमें समुदाय की भागीदारी चाहिए, हमें व्यक्ति को नहीं हुक्मरान बनाना है, हमें समाज को हुक्मरान बनाना है। तो समाज, बाबा साहब ने भी तो यही कहा था, शासक जमात बनानी है। तो इसको लोग आधा पढ़ा है, सिर्फ पढ़ा है कि शासक बनना है मुझे। जमात का मतलब होता है एक बड़ा बुर्जुआ क्लास, एक बड़ा मिडिल क्लास, उसमें बैंकर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, प्रोफेशनल्स हो, लॉयर हो, एडवोकेट्स हो, क्षेत्र में राज करने वाले, वो होता है रूलिंग समाज। अब ब्राह्मण कोई कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा देश का, है? कहीं सुना है? ठाकुर कोई कह रहा है? नहीं कह रहा है ना। कायस्थ कोई कह रहा है? नहीं कह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री है, लेकिन एजेंडा काम हम लोग का कर रहे हैं। सारा बिजनेस हमें मिल रहा है, सारा सुविधाएं हमें मिल रही हैं, सारे अपॉइंटमेंट हमें हो रहे हैं। तो वो अपने समाज को लेकर चिंतित है, और हमारा समाज अपने नेता को लेकर चिंतित है। ये बड़ी बात है। समझ गए कि कोई पीएम बन रहा है, कोई सीएम बन रहा है, उसके लिए 272 सीट लानी जरूरी है। बच्चा भी कोई बता देगा, 9वीं का बच्चा भी, कि हाँ पॉलिटिकल पावर आता है ना तो बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। बच्चा भी बता देगा, ये रॉकेट साइंस थोड़ी है। लेकिन ये बताओ कि पॉलिटिकल पावर आएगा कैसे? ठीक है। तो मैंने समाज की बात इसलिए की कि देखिए, जगदेव बाबू भी नारा दिए थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। कांशीराम जी भी नारा आगे बढ़ाएं। तो इतने दिनों में समाज ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, समाज कैसे देख रहा है, ये मेरे चिंता का विषय है। जगदेव बाबू को भी क्या सपोर्ट हुआ, उनका बेटा ही बीजेपी आरएसएस में चला गया। कांशीराम जी नारा दिए, अल्टीमेटली बीजेपी के साथ सरकार बनवाए, 3 बार तो प्रत्यक्ष रूप से, आज 4थी बार अप्रत्यक्ष रूप से। तो अगर देखिए, हमसे लोग नाराज होते हैं, हमने सिर्फ एक चुनौती में पूरे दलित समाज को मैं दे रहा हूँ
और पिछड़ो समाज को भी, कि डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी सरकार बनवा के 340, 341, 342 संविधान में लाया, ये मुझे बता दे। क्या वो प्राइम मिनिस्टर बने थे? क्या वो सरकार बनाए थे? क्या था? कौन सी सरकार बना के लाए थे वो मेमोरेंडम से, आर्गुमेंट से बहस करके, लोगों को कन्विंस करके तब वो प्रोविजन दिलवाए थे ना संविधान सभा में। और यहाँ कह रहा है कि पीएम बनाएंगे तभी ये सब ठीक होगा, तभी सारी समस्याओं का समस्या समाधान होगा। तो मैं ये समाज को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीति अधिकार किश्तों में मिलता है, संघर्षों से मिलता है। बगैर संघर्ष के, बगैर नेता बन जाएगा तो 131 सांसद तो बैठा ही हुआ है। उन्होंने क्या कर लिया? कितना आंदोलन किया देश में, कितना आंदोलन किया। तो ये समझने की बात है कि सिर्फ नेता नहीं, समाज जब ताकतवर बनेगा तब जाके नेता का भी पीएम सीएम बन सकता है। हम मेरे पास चंदा देने के लिए चवन्नी नहीं है और हम सोचेंगे कि हम पीएम हो जाएगा। जगजीवन राम कहीं ना कहीं कहते थे ना कि अगर समाज मजबूत होगा तो नेता अपने आप मजबूत हो जाएगा। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ इतना पार्टी दलितों का बना, जगजीवन राम तो कहते ही थे कि सब, इसीलिए लाखों नौकरियां उस समय मिली। इतनी पार्टी बनी हुई है, मुझे एक खाली एग्जाम्पल बता दो दलितों की जितनी पार्टी बनी हुई है कि राष्ट्रीय नीति बनवाने में, सामाजिक न्याय को लेकर नेशनल पॉलिसी बनवाने में कोई कंट्रीब्यूशन रहा हो? अब बता दो मुझे याद नहीं है। नहीं, कोई नहीं है कि हमारा आरक्षण 15 से नहीं 17.5% किया जाए, प्रमोशन। कोई पार्टी, दलितों की कोई पार्टी कोई आंदोलन किया हो, कोई आपने सरकार को समर्थन भी दिया हो तो कम से कम एजेंडा सेटिंग करवाया हो, ये भी तो हो। एजेंडा कोई सेटिंग नहीं हुआ, ना कोई मंत्री बना, ना एजेंडा सेटिंग हुआ। अंत में सर एक सवाल ले लेते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस प्रकार से राहुल गांधी SC ST OBC के मामलों को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर हैं, महिलाओं को लेकर के, श्रमिकों को लेकर के, भागीदारी, तो क्या इस देश का SC ST OBC समाज वो सारी चीजें समझ पाएगा जो राहुल गांधी जिस बात को उठा रहे हैं, उस विचार से वो जुड़ पाएगा? वही तो चुनौती है। मैं कह रहा हूँ इस समाज को अपने जात का नेता चाहिए कि समाज को सशक्त बनाना, यही तो चुनौती है। यही तो कह रहा हूँ। मेरे लिए तो हम रोस्टर का आंदोलन लड़े, तमाम आंदोलनों में हम लोग रहते हैं कि मैं तो ऑलरेडी प्रोफेसर था, मुझे क्या रिजर्वेशन खत्म हो जाए यूनिवर्सिटी से, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ऑलरेडी हूँ ना, बच्चे विदेश चले जाएं, क्या जरूरत है। तो साल भर जो इतनी लड़ाइयाँ हुई, जेब से अपने नोट कूटे गए, तो किसके लिए? क्योंकि मुझे आने वाली पीढ़ी के भविष्य की चिंता है ना। नेता तो आते जाते रहेगा, है ना। जब संस्थान रहेंगे, एक मिडिल क्लास रहेगा, तो उससे जो है ना, उससे समाज सशक्त बनता है। भले जिसको, जैसे जिसका यहाँ जड़ हो गया उसको मैं नहीं समझा सकता, लेकिन आने वाली नस्लें जो है वो, आने वाली, भाई RSS BJP क्या कर रही है? जो 40-50 साल में जीन्स उन्स कोट उट पहन के घूम रहे थे, उतार रही है। अगला चुनाव अगर जीत जाएगी तो चड्डी बनियान सब उतार देगी, है ना। आप एक बात बताओ ना, लोग कहता है ये 90 में आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो कोई ये बताएगा कि उस समय कितने कंपनी बेचे गए थे? तो नहीं, कांग्रेस लेकर आई थी, तो कितने, एक भी नहीं बिका था। ये बेचने का काम, बेचाईकरण का काम जो है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था, जिसने डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनवाई थी। ठीक है जी। तो बैंक के नेशनलाइजेशन से आपको नौकरी मिली। अब बैंक हो जाएगा प्राइवेट तो बस बनियान उतर गए। PSUs बने तो आपको नौकरी मिली, PSU प्राइवेटाइज कर दो, बनियान उतर जाएंगे। तो मैं तो नेता उता को छोड़ो, नेता जिनको PM CM MP बनना है बनते रहो। मैं तो समाज को आगाह कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो कम से कम लग रहा है, जिसमें संभावना, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी में संभावना अगर है, तो अगर जितना बोल रहे हैं उसका 50% भी अगर कर दें तो समझो कि एक दूसरी क्रांति हो जाएगी। दूसरी क्रांति हो जाएगी। जितना वो कह रहे हैं 50% भी लागू हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के सामने 3 चुनौतियां हैं। पहला चुनौती, पार्टी के अंदर उनको वैचारिक युद्ध करना है। दूसरा चुनौती, RSS BJP से लड़ना है। और तीसरी चुनौती, कैसे SC ST OBC समाज को अपने तरफ मोबिलाइज करेंगे। इसके लिए जरूरी है, कैसे विश्वास, इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ राहुल गांधी के कहने से नहीं होगा। आप जहां जहां घूम रहे हैं वहां से कम्युनिटी लीडर्स निकालिए, विभिन्न समुदायों के लीडर्स आए, आपके साथ मंच में जाएं, अपने समुदाय को एड्रेस करें, अपने समुदाय को बताएं कि हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिट जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा एक नौकरी पेशा वर्ग बना था और उस संभावना सबके लिए थी। मजदूर का बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है। वो संभावना RSS संभावना ही खत्म कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिट खत्म, SC ST OBC अपने आप खत्म, मजदूर बन गया। तो आप प्रोफेसर रतनलाल सर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं। हमने बातचीत इसलिए की कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया,
वो यात्रा लगभग 6,713 किलोमीटर की यात्रा अब 17 तारीख को मुंबई में शुरू हो रही है, मणिपुर से मुंबई में खत्म हो रही है, जो मणिपुर से शुरू हुई थी। उसमें ज़्यादातर मसले जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी से संबंधित राहुल गांधी ने उठाए हैं और उन्होंने मुखर होकर के कहा है, उन्होंने जाति के आधार पर पत्रकारों से पूछा में दलित कितने हैं, ओबीसी बच्चे को गले से लगाना, खड़े होकर के बोलना और जाति 85% 88% समाज को मतलब जागरूक करना, उनको गिनवाना तुम्हारी संख्या इतनी है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि सारा मीडिया जो है वो मोदी के बेटे की शादी में रिहाना का डांस दिखा रहा है, लेकिन मैं रोड पर खड़े होकर के तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए राहुल नागपाल ऑफिशियल @gmail.com पर। धन्यवाद।